बच्चों, थर्ड ईयर राजनीति विज्ञान के फर्स्ट पेपर का आज टॉपिक रहेगा। अपन फर्स्ट पेपर में अभी अरस्तु पाश्चात्य विचारकों में अरस्तु का अध्ययन कर रहे हैं। अरस्तु के राज्य संबंधी विचार और राज्य के विकास और प्रकृति उत्पत्ति के बारे में अपन ने देखा था। आज अरस्तु की न्याय का सिद्धांत, जस्टिस, उसको अपन पढ़ेंगे। अरस्तु का न्याय सिद्धांत काफी इम्पोर्टेंट है और उसके ऊपर प्रश्न भी होते हैं जो आधुनिक काल में एक जॉन रॉल्स ने सिद्धांत दिया न्याय का, जिसको वितरणात्मक न्याय कहा, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहा। उस वितरणात्मक न्याय की प्रारंभिक अवधारणा हम अरस्तु के विचारों में भी देखते हैं। तो अरस्तु न्याय के बारे में क्या कहता है ये भी देखेंगे। अरस्तु का कहना है कि सर्वश्रेष्ठ न्याय वही है जो सब नागरिकों को उपलब्ध हो और जो सबको कानून के सामने बराबर रखे। प्रारंभिक रूप से मोटे तौर पर ये बात है। न्याय का अर्थ अरस्तु जो है वो अपनी पुस्तक एथिक्स में करता है, जिसमें वो न्याय को डियाकोसिन यानी कि जस्टिस कहता है। और बारकर कहता है कि अरस्तु ने न्याय शब्द का प्रयोग सामान्यतः साधुता के रूप में किया है, उदार रूप में किया है। अरस्तु की न्याय की अवधारणा जो है वो एक सर्वसाधारण नागरिकों को न्याय उपलब्ध कराने, सबकी भलाई और सामान्य हित को सर्वाधिक महत्व देने से संबंधित है। अरस्तु इस विचार को मानकर चलता है कि न्याय किसी भी व्यक्ति के साथ पक्षपात नहीं करता है, सबके प्रति समान व्यवहार रखता है। न्याय में समानता का भाव सदैव निहित रहता है। न्याय केवल समानता का ही द्योतक नहीं है, बल्कि एक सामाजिक सद्गुण भी है, सोशल वर्चू भी है। हालांकि जो अरस्तु दास प्रथा का समर्थन करता है, लेकिन जब वो न्याय की बात करता है वो सामान्यतः नागरिकों के बीच में न्याय की समानता की बात करता है। हम सब जानते हैं कि प्राचीन यूनान में, अरस्तु कालीन यूनान में नागरिकों की श्रेणी सीमित थी। नागरिकों से इतर भी जो राज्य के निवासी होते थे, दास भी उनमें थे। तो अरस्तु असल में नागरिकों के बीच न्याय की समानता की बात कर रहा है। और अरस्तु का कहना है कि न्याय एक सामाजिक सद्गुण है तथा अन्य सब सद्गुण अनिवार्य रूप से उसी सद्गुण का यानी कि न्याय का अनुसरण करते हैं और शिक्षा, संस्कार और सद्गुणों के आधार पर सत्ता के दावे को अधिक न्यायानुकूल मानता है। इस तरह से न्याय के स्वरूप की चर्चा अरस्तु अपनी रचना एथिक्स में करता है और न्याय का विभाजन करता है। सबसे पहले वो जनरल जस्टिस, सामान्य न्याय और विशेष न्याय में न्याय को विभाजित करता है। फिर सामान्य न्याय, विशेष न्याय से विशेष न्याय में वो दो प्रकार के न्याय की बात करता है। वितरणात्मक, जिसका मैंने अभी जस्ट कहा, डिस्ट्रीब्यूटिव, और सेकंड सुधारात्मक यानी करेक्टिव, है ना। इस वितरणात्मक न्याय में ही न्याय का जो द्वितीय विभाजन वो है, ये न्याय का प्रथम विभाजन किया है उसने, सामान्य न्याय, विशेष न्याय। विशेष न्याय के अंदर वितरणात्मक और सुधारात्मक यानी जिसको उपचारात्मक कहते हैं, करेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और करेक्टिव। दूसरा जो विभाजन उसका वो है पूर्ण और राजनीतिक यानी एब्सोल्यूट और पॉलिटिकल। और राजनीतिक यानी पॉलिटिकल न्याय में वो प्राकृतिक और कानूनी न्याय की चर्चा करता है। सामान्य न्याय क्या है? इस न्याय का संबंध मनुष्य के नैतिक गुणों से, जो उसे भलाई, अच्छाई इत्यादि के कार्य करने को प्रेरित करता है। इसमें सद्गुण अर्थात सज्जनता एवं साधुता का भाव निहित रहता है। सामान्य न्याय को अरस्तु ने स्पष्ट इस तरह से किया है कि वह न्याय है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा अपने पड़ोसी के प्रति किए जाने वाले भलाई के समस्त कार्य आ जाते हैं। भलाई से संबंधित, सामाजिक सद्गुण से संबंधित ये सामान्य न्याय है। हम अच्छा करें दूसरों के प्रति, है ना। जैसे कि सामान्यतः है, भारत में भी इसकी एक परंपरा रही है कि हम धर्म का काम करें, हम अच्छा करें, हम दूसरों के प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार रखें, सामान्य न्याय। अब विशेष न्याय क्या है अरस्तु के दृष्टि से? विशेष न्याय का संबंध भलाई के विशेष स्वरूप से है, जिसके कारण हम दूसरे लोगों के प्रति उचित और उपयुक्त व्यवहार रखते हैं। यह श्रेष्ठता के किसी विशिष्ट रूप से ही संबंध रखता है, न कि पूर्ण श्रेष्ठता। इसका कारण इसका क्षेत्र संकुचित है। सामाजिक संबंधों के क्षेत्र में ऐसे न्याय का प्रयोग करने वाला व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार करता है। राजनीतिक समुदाय स्वतंत्र एवं समान व्यक्तियों से निर्मित होता है, यानी कि इसका विशेष वर्ग, विशिष्ट वर्गों से संबंध है इस
विशेष न्याय का। अब विशेष न्याय के अंदर दो प्रकार के न्यायों की चर्चा की है उसने, वितरणात्मक डिस्ट्रीब्यूटिव, और उसको देखते हैं, और करेक्टिव। वितरणात्मक न्याय का अर्थ क्या है? वितरणात्मक न्याय का अर्थ जैसा कि सबसे ही स्पष्ट है, नागरिकों को सम्मान, पुरस्कार, पद, शासकीय लाभ, यानी कि राज्य के लाभों का वितरण कैसे होना चाहिए, वितरण। अरस्तु का के समय में यूनान में इस तरह के वितरण का सामान्यतः के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। वहाँ पर कई बार प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और गणतंत्र था। एक पॉपुलर नागरिक सभा भी होती थी, लोगों की का पार्टिसिपेशन भी था, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी था। इसके लिए उन्हें अनेक प्रकार के लाभ इत्यादि का वितरण भी किया जाता है। तो नागरिकों में जो व्यक्तिगत निहित गुण है, उसके आधार पर अरस्तु अपने अनेक नागरिकों में पदों का, शासकीय पदों के न्यायोचित वितरण उसके व्यक्तियों के व्यक्तिगत गुणों के आधार पर करना चाहिए, ये न्याय है, ऐसा कहा। वितरण होना चाहिए, राज्य के लाभों का, राज्य के पदों का वितरण होना चाहिए, और उसका आधार बनना चाहिए व्यक्ति का गुण, व्यक्ति का सद्गुण, व्यक्ति में जो उसकी व्यक्तिगत अच्छाई है उसके आधार। इससे उसका ये लाभ भी बताता है अरस्तु कि इसके कारण कभी भी देश में शासन के प्रति असंतोष नहीं होगा, और असंतोष के कारण अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता नहीं होगी। और वितरणात्मक न्याय के मापदंड जो है वो अलग अलग होते हैं, उसकी भी चर्चा अरस्तु ने की है। जैसे लोकतंत्र में समानता होती है, इसलिए समानता स्वतंत्रता के कारण सभी के दावों को वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है, जिसमें फिर ये होता है। फिर उसके बाद जो एरिस्टोक्रेसी है, ये है ओलिगार्की है, एरिस्टोक्रेसी है, उसके अंतर्गत इसके अंदर कुछ व्यक्तियों को ये वितरण जो है, कुछ व्यक्तियों को, क्योंकि सभी के अंदर वो क्षमता नहीं होती है, इसलिए इस आधार पर इस तरह के पदों का, लाभों का वितरण किया जाता है कि उनके कुछ लोगों के अंदर ही ये गुण होते हैं। इसी प्रकार धनिक तंत्र के अंदर भी राज्य में धनी व्यक्तियों का जो है वो एक बोलबाला प्रभुत्व होता है, और वितरण का पैमाना भी वो वही होता है कि जिसके पास जो अधिक धन हो। इस प्रकार अरस्तु सार्वजनिक लोगों को श्रेष्ठ जीवन उपलब्ध करवाने में न्याय को बहुत महत्वपूर्ण मानता है, और वो कहता है कि वितरणात्मक न्याय लोगों में सद्गुण, योग्यता, सज्जनता, साधुता आदि के गुणों के अनुपात में वितरित किया जाता है। जितना गुण, क्वालिटी है, उसके आधार पर ये किया जाता है। जो दूसरा न्याय है उसका वो है सुधारात्मक या करेक्टिव या उपचारात्मक। किसी राज्य में रहने वाले नागरिक एक दूसरे के प्रति जैसा व्यवहार करते हैं, उससे भी समस्या उत्पन्न होती है, और उसमें सुधार के लिए भी अरस्तु न्याय के विचार को देता है। आपस में कई बार लड़ाई झगड़े, विवाद, द्वेष, ईर्ष्या, इसके कारण जो समस्याएं उत्पन्न होती है, उसका जो है उसका भी न्याय करना राज्य का कार्य है, और इसलिए न्याय का वो करेक्टिव जो फॉर्म है, जो सुधारात्मक पहलू है, वो भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों व्यवहारों की चर्चा करता है अरस्तु, कि इसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से यदि राज्य के किसी कानून, यानी राज्य के साथ उसके किसी समझौते या संविदा की शर्तों को तोड़ता है, तो उसे न्यायालय में न्याय का उसका जो है वो कानून निर्णय करेगा। जब राज्य में जब नागरिक एक दूसरे के प्रति अनुचित आचरण करते हैं, किसी को क्षति पहुंचाते हैं, तो ऐसे राज्य के न्यायालय में क्षतिग्रस्त व्यक्ति के लिए क्षतिपूर्ति और अपराधियों के लिए न्याय के दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। और ये जो करेक्टिव उपचारात्मक न्याय है, यह भी इम्पोर्टेंट है राज्य के लिए। फिर उसके बाद जो अरस्तु का दूसरा न्याय का विभाजन है, वो है पूर्ण न्याय और राजनीतिक न्याय के बारे में। यह पूर्ण न्याय है व्यक्ति और व्यक्ति के बीच का न्याय है, जिसका संबंध नैतिकता से है। इसका संबंध किसी एक विशेष मानव समाज से न होकर संपूर्ण मानव जाति से है। एक पूर्ण न्याय, इसको कई बार इटर्नल जस्टिस भी कह सकते हैं। इटर्नल जस्टिस, शाश्वत न्याय, शाश्वत न्याय,
इस संदर्भ में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। और दूसरा है जो पॉलिटिकल जस्टिस, राजनीतिक न्याय। इस न्याय का संबंध कानून के द्वारा नियंत्रित न्याय से है, और इसमें सभी प्रकार के न्याय जो है आ जाते हैं, चाहे वितरणात्मक हो, सुधारात्मक हो, और जो राज्य के द्वारा, कानून के द्वारा नियंत्रित हो वो। फिर इसके अतिरिक्त अरस्तु प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक न्याय और लीगल जस्टिस, कानूनी न्याय को भी का भी उल्लेख करता है। प्राकृतिक न्याय यानी कि जो अपरिवर्तनशील है, जो कि प्रकृति ही इसका स्वभावतः मानव के साथ न्याय करती है वो, और कानूनी न्याय जो कानून आधारित होता है। इस तरह से अरस्तु के न्याय का वर्गीकरण है, दोनों वर्गीकरण है। एक न्याय का प्रथम वर्गीकरण सामान्य न्याय, विशेष न्याय का, विशेष न्याय के अंदर वितरणात्मक और सुधारात्मक का, और जो दूसरा है वो है पूर्ण और राजनीतिक न्याय का विभाजन, जिसके अंदर वो प्राकृतिक और कानूनी का भी उल्लेख करता है। सामान्यतः इसके उदाहरण अपने दैनंदिन जीवन में भी देखते हैं, लेकिन अरस्तु ने इसका बहुत ही विस्तार से एथिक्स में इसकी बात, इसका उल्लेख किया है। जो अपना अगला टॉपिक होगा वो होगा दास्ता का, क्योंकि अरस्तु का दास्ता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ स्लेवरी, ये उसने काफी विस्तार से कहा है। तो इसका अगला टॉपिक अपन दास्ता के ऊपर